डियर स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर स्टेट्स। यहाँ पर बच्चों में बात कर रहा था कि जेई मेन के अंदर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है हर साल। इसमें से 70% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन इजी कैटेगरी का आता है और 30% चांसेस होते हैं कि मॉडरेट कैटेगरी का आता है। मॉडरेट इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, इसलिए मॉडरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हेडिंग आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या बोलते हैं इसको? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, दिख रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर डेफिनेशन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन दिख रही है। हेडिंग लिखिए और ये डेफिनेशन नोट कीजिए। एन एवरेज वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन is the value of the variable which is representative of the entire distribution. This representative value are called the measures of central tendency and are of following type. दो टाइप की होती है बच्चों ये, एक होती है मैथमेटिकल एवरेज और एक होती है पोजिशनल एवरेज। ठीक है, ये अपनी सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट होते हैं। सभी बच्चे जब इनको नोट कर ले तो डन का मैसेज करें। जल्दी बताइए, सब विजिबल है कि नहीं है? दो होते हैं बेटा, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। बच्चों बताओ मेरे को, मैथमेटिकल एवरेज में कौन कौन से एवरेज आते हैं, यदि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि सर मैथमेटिकल एवरेज में ये वाले एवरेजेस आते हैं। एनीवन कि मैथमेटिकल एवरेजेस में कौन कौन से एवरेजेस आते हैं? कौन कौन से आते हैं देखे जरा, किसमें कितना है दम। मैथमेटिकल एवरेजेस में आते हैं बेटा, एक तो आता है अर्थमेटिक मीन जिसको हम एएम भी बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन और हार्मोनिक मीन, एएम, जीएम और एचएम। ये जो एवरेजेस आते हैं इनको बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज। इनकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में करते हैं, याद है आपको? कौन से चैप्टर में करते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में करते हैं। और पोजिशनल एवरेजेस होते हैं बेटा मीडियन एंड मोड। क्या होते हैं? मीडियन एंड मोड, जिनको बोलते हैं हम पोजिशनल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज होते हैं एएम, जीएम, एचएम। तो बच्चों, जो स्टैट्स का हमारा पहला पार्ट है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिटेल में मीन के बारे में। जीएम और एचएम का कोई लेना देना नहीं है। जीएम और एचएम के जो जनरल फॉर्मूले हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं वही फॉर्मूले हम यहाँ पर भी काम में लेंगे। तो पहला पॉइंट हमें जो पढ़ना है आज की क्लास में वो है एएम, या अर्थमेटिक मीन बोल दो या सिंपल मीन बोल दो। सेकंड पॉइंट हमें डिस्कस करना है मीडियन, और थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना है मोड। ये है पार्ट 1 ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से बताइए, देन वी विल स्टार्ट विद द मीन। ठीक है, चलो। तो बच्चों, मुझे छोटी सी एक बात है आपके दिमाग में कि ये मीन क्या होता है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन? अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चों? जैसे कि ये बताइए, आपको याद होगा, कुछ लोग ये भी ध्यान रखते हैं, एवरेज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एवरेज। कुछ लोग इसको एवरेज भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, बात बराबर होती है। ठीक है, मीन बोल दो, अर्थमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये क्या बला है, थोड़ा बताएंगे जरा मेरे को कि ये क्या बला है अर्थमेटिक मीन की?
एवरेज की। कोई बोलता है जैसे कि क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का वेट होगा, किसी का 60 kg, किसी का 65, कोई होगा अंडर वेट भी होगा, कोई 40 किलो का भी होगा, कोई कन्या 35 किलो की भी हो सकती है ना, कोई बच्चा भी आ सकता है। ठीक है, क्या पता क्लास के अंदर अक्स आ जाए, तो अक्स का वेट तो केवल कितना किलो है, अक्स का वेट 5 kg है। ठीक है, तो इस प्रकार से कम कम वेट वाले बच्चे भी आ सकते हैं, ज्यादा वेट वाले भी आ सकते हैं। तो बोले कि एवरेज वेट क्या होगा, क्या एवरेज वेट क्या होगा। तो क्या करते हैं बेटा, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया भी यहाँ पर कि यदि मेरे पास x1 x2 xn, यदि ये n डेटा है, यदि मेरे पास x1 से लेकर के xn, यदि ये n वैल्यूज ऑफ द वेरिएट है xi, वेरिएट किसको बोलते हैं बेटा, xi मतलब जो वेरी कर रहा है उसको वेरिएट बोलते हैं ना, कि जो डेटा है ना, जो डेटा सेट उसको वेरिएट बोलते हैं स्टैट्स की लैंग्वेज में। तो ये मेरे पास n वैल्यूज ऑफ द वेरिएट है, देन देयर अर्थमेटिक मीन am, am जो होता है उसको डिनोट किया जाता है एक्स बार से, एक्स के ऊपर एक बार लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है दिस इज द नोटेशन ऑफ मीन, दिस इज डिफाइंड एज एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा समेशन का साइन पता ही है, समेशन xi अपॉन n, ये मेरा मीन हो गया है। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई, कि मीन क्या होता है, मीन इज द समेशन ऑफ द डेटा। कई बार बच्चों क्वेश्चन के अंदर आपको सम ऑफ द डेटा भी निकालना पड़ता है, तो सम ऑफ द डेटा यदि निकालना हो तो वो हो जाएगा n टाइम्स x बार। मतलब आपने क्या किया, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू n टाइम्स द मीन, मतलब हर वैल्यू को आप मीन वैल्यू से रिप्लेस कर दो तो उतना से सम आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारी कहानी होती है। लेकिन कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा रिपीटिशन होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का मतलब क्या है, कि मेरे पास वेरिएट तो यही है, अब पहला वाला जो वेरिएट है ये f1 टाइम्स, फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या है, f1 टाइम्स आ रहा है। ऐसा समझो 5 किलो वेट वाले बच्चे 10 हैं, 6 किलो वेट वाले बच्चे 11 हैं, तो ये जो डेटा है ना 10 और 11, दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज। 7 किलो वाले बच्चे हैं 12, तो आप क्या करोगे, 5 को 10 बार ऐड करने की बजाय 5 इंटू 10 कर दोगे आप सम निकालने के लिए। 6 को 11 टाइम्स ऐड कर देंगे, प्लस 7 को 12 टाइम्स ऐड कर देंगे, तो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10, 11 और 12। बच्चों बताओ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 33। तो अपन ये फॉर्मूला बन गया मेरा मीन का, कि f1 इंटू x1, या प्लस आएगा बेटा ना, प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3, fn इंटू xn, fn इंटू xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3, मतलब बेसिकली समेशन फ्रीक्वेंसी into variate from I equal to 1 to n divided by capital N. Capital is the total number of observations and total number of observation is the summation of the frequencies. ये बच्चा मेरा जनरल मीन का फॉर्मूला हो जाएगा। एक बार बच्चे मुझे ये बताइए कि सभी को वॉइस क्लियर दिख रही है, आ रही है वॉइस, सब कुछ बराबर चल रहा है, कोई इश्यू तो नहीं है। बेटा जतिन तुम थोड़ा सा चेक करो, सब जगह क्लियर है। ठीक है, एक बच्चे की डिमांड आई थी कि सर नहीं कहीं पे गड़बड़ चल रही है। ठीक है, तो आप चेक कर लो बेटा एक बार, ये फॉर्मूले वगैरह नोट कर लो। जल्दी जल्दी करो बाबा, जल्दी करो। फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं हुए, मीन का फॉर्मूला क्लियर हुआ क्या, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन एन और समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एन। एक बच्चा बोल रहा है सर आप बहुत खुश दिख रहे हो,
खुश तो हमेशा ही रहता हूँ, मैं कब परेशान रहता हूँ यार। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा कम वाली यार। आजकल थोड़ा समय अच्छा चल रहा है, गांव में है, गांव की एंजॉय कर रहे हैं, गांव की चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ घंटे पढ़ाते हैं, बाकी टाइम मजे ले रहे हैं जिंदगी। प्रेशर नहीं है, रिलैक्स है, शेड्यूल काफी रिलैक्स्ड है। क्वेश्चन आ गया बेटा, फटाफट से 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओनली 30 सेकेंड्स। भैंस के साथ नहाते हैं क्या? ये कैसा क्वेश्चन? इतना भी ज्यादा गाँव नहीं है यार। भाई इतना गाँव है कि यहाँ पर सुबह 8 बजे यदि मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो पूरी दुनिया देखती है कि यार ये 8 बजे मॉर्निंग वॉक पे जा रहा है। आंसर बताओ बच्चों, तुम तो जल्दी से। व्हाट विल बी द मीन? 144 प्लस 153 प्लस 150 प्लस 158 प्लस 155, कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। यार सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? ये है क्या? सभी बच्चों ने इन पांचों डेटा को ऐड किया क्या? कितने बच्चे इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में करना चाहते हैं? ओनली 2 सेकंड्स। बेटा एक मेथड होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड? आप क्या करो, मीन निकालने के लिए माइंड के अंदर ही बेटा कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है आपको। देखो आप प्रॉब्लम को समझो। आप क्या करना चाह रहे हो, ये जो बड़े डेटा है इनको ऐड करना चाह रहे हो, तो ऐड करने में समय लग रहा है कि नहीं लग रहा? और बड़े नंबर्स को ऐड करोगे तो नंबर भी बड़ा आएगा, और उसको डिवाइड करने में भी समय लगेगा। ये नंबर्स किसके आसपास घूम रहे हैं, चलो बताओ। ये नंबर्स कौन से डेटा के आसपास घूम रहे हैं? 150 के आसपास। तो एज्यूम्ड मीन मैन क्या कहता है, 150 आपने मान लो, 150 मान लिया। हर डेटा में से कैलकुलेशन 150 हट गया। अब डेटा देखो, पहला वाला डेटा कितना बचा? -6, ये 3, ये 0, ये 8 और ये 5। इनका मीन बताओ कितना है? इनका मीन कितना है? डायरेक्ट ऐड कर दो। इनका मीन कितना है बचे हुए डेटा का? बचे हुए डेटा का मीन कितना है? 2। उस मीन को इस एज्यूम्ड मीन में ऐड कर दो, आपका आंसर है। समझ गए क्या बात? मेथड चमका कि नहीं चमका? तो मीन निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्लियर है ना बेटा? शॉर्ट ट्रिक नहीं बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग बड़े डेटा को छोटे डेटा में कन्वर्ट कर लो और उसके रेस्पेक्ट में निकाल लो। दैट्स इट। और उसको ऐड कर दो। ठीक है, चलूं मैं आगे चलूं? अब बेटा
सेकंड क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ऐसे एक टेबल दी हुई रहती है कि डेटा है आपके पास और उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है कि जैसे डेटा की जो वैल्यू है वो 2 है, वो कितनी बार है, 2 बार है। 5 वाला 8 टाइम्स है, 6 वाला 10 टाइम्स है, 8 वाला 7 टाइम्स है, 10 वाला 8 टाइम्स है, 12 वाला 5 टाइम्स है। तो इसका मीन क्या हो? बताओ सभी बच्चे, कैलकुलेट करके बताओ व्हाट इज द मीन। बेटा देखो, यहां पर मीन का फॉर्मूला था समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो फ्रीक्वेंसीज का सम तो यहां से आ जाएगा 10 20 40 आ रहा है क्या। अब देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, ये करते हैं, अरे यार सर 2 into 2, 5 into 8, 6 into 10, मतलब ये सब कैलकुलेशन करते हैं यार वो लोग। 8, हाँ हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं मना नहीं कर रहा कि आप मल्टीप्लीकेशन मत करो, मल्टीप्लीकेशन करो आप। 12 into 5 अपॉन 40, यही आएगा ना। सब बच्चे यही कर रहे हो, सभी बच्चे यही कर रहे हो, कोई और कुछ तो नहीं कर रहा ना, बता दो यार, मेरे को भी बता दो यार, कुछ और कर रहे हो तो मैं भी सीख लूंगा आप लोगों से, है ना। मतलब कृपा हो जाएगी आप लोगों की, कुछ नया ज्ञान मेरे को भी प्राप्त हो जाएगा, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगा कल को बच्चों को पढ़ा करके, है ना। तो लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो बेटा मैं ये सजेस्ट करता हूं यहाँ पर कि आप टेबल के अंदर ही इनको कैलकुलेट कर लो ना, एफ आई एक्स आई की टेबल बना लो। 4 40 60 50, इनको लिखने की बजाय यहाँ टेबल से जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो यार। अब इनका समीशन जो है ना एक्स आई का, ये यहां से निकाल लो, देखो 10 1 5 11 11 और 5 16 16 और 8 24 और 6 30, तो ये आ रहा है 300/40, 15/2, दैट इज 7.5। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी बच्चों को? देखो बेटा एक्स आई जो डेटा था वो ये था 2 5 6 8 10 और 12। अब यहां पर भी थोड़ी सी कैलकुलेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी तो ठीक है, आप यदि एज्यूम्ड मीन मेथड मानना चाहो तो एक एज्यूम्ड मीन मान लो आप, लेट्स से देखो 2 5 6 8 10 12, तो क्या फील आती है, 6 मान लू, 2 से 12 के कोई लगभग बीच में नंबर क्या मान लू, 6 मान लू, 7 मान लू, बताओ क्या मानू, 6 मानू 7 मानू। एक डेटा ही मान लेते ताकि वो वाला ऑब्जर्वेशन तो जीरो हो जाए। तो डिफरेंस कितना आ गया, -4 आ गया डिफरेंस, -1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, -8 -8 0 14। अब जो नया डेटा आया उसका मीन निकालना है, 32 और 30, इनका सम -16 गया तो माइनस का 2, 60 आ गया, 60/40, दैट इज 1.5। तो नए डेटा का मीन कितना आ गया, 1.5 आ गया, और पहला मीन कितना माना आपने, 6।
तो आपका आंसर आ गया 7.5। मतलब ये जो मेथड मैं बता रहा हूं आपको, शॉर्टकट वाला मेथड, ये डेटा को छोटा करने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ी सी, मतलब वैसे तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑलरेडी आसानी थी इस क्वेश्चन में, लेकिन और छोटा करना तो अपन ऐसे डील कर सकते हैं चाहे। ठीक है, क्लियर होगी क्या बात? चलो बच्चों, एक क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा और आता है। ये जो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है, इसका क्वेश्चन अभी तक तो जेईई मेन में देखा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आज प्रेजेंटली जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनमें क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का क्वेश्चन, एक तो दो तरीके की क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक कंटिन्यूस क्लास होती है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यूस है ना, 10 से 20 और फिर 20 से 30, तो कंटिन्यूस आ गई। और कई बार ऐसा आता है 21 से 30, फिर 31 से 40, मतलब इस प्रकार की आते हैं, तो कंटिन्यूस नहीं होती है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्लास वाइज का डेटा, वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर है ये प्रॉब्लम, जेईई मेन के अंदर नहीं पूछी जाती, लेकिन यही रहता है कि डर की कहीं पूछ लिया गया तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आ गई तो आएगा नहीं। तो इसमें एक तरीका बता देता हूं आपको, क्लास वाइज डेटा को आप मीडियन मीडियन पे डाल दो, आप मीडियम वैल्यू पे डाल दो। हाँ, ये क्लास 10th वाला ही प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे डाल दो इन डेटा को, 45 और 55, और आप सोल्व कर लो बस। ठीक है, यदि क्लास वाइज डेटा है तो उसको मिडिल वैल्यू पे डाल देना और सोल्व कर लेना, खत्म का। ठीक है, तो चलो मीन बताओ क्या होगा। तो आपने बीच वैल्यू पे डाल दिया, तो यहां पर एफ आई इंटू एक्स आई की टेबल निकालोगे आप। तो 15 इंटू 2 30, ये 75, 35 इंटू 8, देखो कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है नहीं लग रहा। 45 इंटू 7 35, 28 और 3 315, 275। तो मीन इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो 10 5 15, 1 4 4 और 7 11, 8 19, 20 7 27, 2 4 7 और 2 9, फ्रीक्वेंसी 5 8 13 20 25। बेटा गोलू, यहाँ पर यदि डिसकंटिन्यूस क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसका भी अपने एक मेथड है, उसको अपन कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सब प्रॉब्लम मेंस के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है ना। 39 आंसर आ गया। तो देखो यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत आई कि नहीं आई, तो हम एक काम करें, तो देखो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड मान लूं। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है, आप 35 एज्यूम्ड मीन मान लो, तो ये हो गया आपका माइनस का 20, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया 10 और ये हो गया 20। तो अब क्या होगा, समेशन अपॉन समेशन एफ आई। अब क्या होगा, -20 इंटू 2 -40, -30 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 100 अपॉन 25, तो ये 4 आ गया। 35 आपने माना और 4 ये माना, तो आपका आंसर आ गया 39। हाँ बेटा गोलू, वो जो क्वेश्चन आता है डिसकंटिन्यूस क्लास वाला, वहां पर क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, उसका एक पर्टिकुलर सेट मेथड भी है करने का, लेकिन वो क्वेश्चन जेई के अंदर नहीं आते हैं, इस कारण अपन वो डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अंदर वो मेंशन ही नहीं है ना, वो बोर्ड के अंदर काम आते हैं केवल आपको। ठीक है, ये भी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ आपको, जो भी मैंने डिस्कस की। ठीक है,
तो प्रॉब्लम क्लियर है बच्चों? मीन निकाल लोगे ना यार, सबको क्लियर हो गया ना फंडा? मीन निकालने का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सब लोग मुझे टाइप कीजिए, सिर्फ मीन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर, प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, पहले पॉइंट लिखो, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। बेटा ये जो वर्ड है ना डेविएशन, इसको अच्छे से समझ लेना। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। डेविएशन का मतलब हुआ कि जो वेरिएट है एक्स आई, उसका मीन से, फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, तो इसको डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन मतलब क्या हुआ, जो भी वेरिएट है कहां से डेविएशन निकाल रहे हैं, मीन से, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज द डेविएशन। तो इनका जो सम होता है वो 0 होता है। ये कितने लोगों को बात क्लियर हुई कि समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार। पहला पॉइंट लिखने के बाद इसको प्रूफ भी करवा देता हूं मैं कि 0 कैसे हुआ। समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, मैंने कर दिया। मीन के फॉर्मूले में मैंने इसका वैल्यू लिखवाया था, ये n टाइम्स एक्स बार होता है, और ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, ये आई के साथ वेरी नहीं कर रही, लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी याद करो। कोई बोले आपको समेशन 1 कितना होता है, n होता है, आई बराबर 1 से n। समेशन 2 बोले तो वो कितना होता है, 2n होता है। तो ये कितना हो जाएगा, n टाइम्स एक्स बार। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी डेविएशन होते हैं वेरिएट के, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। चलो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे सभी प्यारे बच्चे, बी वाला पॉइंट। बी वाला पॉइंट क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन, from their arithmetic mean is minimum, that is summation xi minus x bar is minimum। मतलब ये जो डेविएशन का स्क्वायर का जो सम है ना, ये मिनिमम होता है। ठीक है, सी पार्ट, सेकेंड पार्ट तो जैसे एक थ्योरेटिकल पार्ट है। सी पार्ट को देखो, एक्स बार इज द मीन ऑफ द वेरिएट एक्स आई, कि एक्स आई जो वेरिएट था उसका मीन यदि एक्स बार था। अब मैं यदि हर डेटा में लेमडा ऐड कर दूं तो उसका जो मीन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बार प्लस लेमडा। अभी बेटा जो हम एज्यूम्ड मीन मेथड जो डिस्कस कर रहा था, मैं ये तो कर रहा था, हर डेटा में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा था, हटा दे रहा था, एक मीन मान ले रहा था भाई। तो वो क्या कहता है, हर डेटा में आपने कुछ ऐड कर दिया तो मीन भी क्या हो जाएगा, मीन पुराने मीन प्लस लेमडा आ जाएगा। जैसे कोई नंबर है 1 से 100 तक का, चलो ठीक है बेटा, देखो समझना एक बार, यहाँ पे समझना इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है। बेटा 1 से लेकर के चलो 10 तक का मीन कितना है, जल्दी बताओ। 1 से लेकर के 10 तक का मीन कितना है? 1 से 10 तक का सम तो सबको उंगली पे याद होगा ना यार। 5.5 है क्या? ऐसे मजा नहीं आएगा यार, फटाफट से आंसर आना चाहिए। वो राजा महाराजा होता था ना भाई, कि हिरन की आवाज आ गई, गोली, गोली नहीं सॉरी, तीर कमान से निकल जाती थी, बिल्कुल निशाना लग जाता था, हिरन की आवाज आई और शिकार हो गया, दैट्स इट। ठीक है ना? तो ऐसा स्पीड होना चाहिए अपना, क्वेश्चन लिखवाते ही आंसर आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या आएगा बेटा, 1 से लेकर के 10 तक का जो भी डेटा है, इनका मीन 5.5 आएगा कि नहीं आएगा? 1 से 10 तक का सम n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, 10 इंटू 11/2 55 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, 55/10 दैट इज 5.5। आया कि नहीं आया? आ गया। अब कोई आपसे बोले इसका मीन बताओ,
तो आंसर क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? 100 ऐड कर दो, 105.5। समझ में आ रही प्रॉपर्टी का यूज? प्रॉपर्टी का यूज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना काम की प्रॉपर्टी। यदि हर डेटा में आपने किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट से 3, 6, 9, 30, ये कर दिया, तो इनका मीन क्या होगा? 16.5। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 5.5, मल्टीप्लाई भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो उसका मीन हो जाएगा ए एक्स बार प्लस बी। नोट कर लिए जाएं ये सारे पॉइंट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मीन के अंदर डेटा में ऐड और मल्टीप्लाई और दोनों काम करने पे क्या इफेक्ट होता है मीन में, ये हमें समझना जरूरी है। तो बेटा इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन। दो पॉइंट आते हैं आगे जाकर के, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार कि चेंज ऑफ स्केल पे मीन डिपेंडेंट है या नहीं। यदि हम स्केल चेंज कर देते हैं, स्केल चेंज करने का मतलब है कि एक्सआई डेटा को लेमडा से एक्सआई कर दिया जाता है, तो चेंज ऑफ स्केल, स्केल मतलब जो यूनिट 10 था उसकी जगह पर ने यूनिट को नया डिक्लेयर कर दिया, भाई 10 यूनिट को हम लोग 5 यूनिट कंसिडर करेंगे। चेंज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है। तो चेंज ऑफ स्केल पे मीन वेरी कर रहा है नहीं कर रहा, स्केल चेंज करोगे तो मीन भी वेरी करेगा, चेंज होगा। तो चेंज ऑफ स्केल पर मीन चेंज होता है, डिपेंडेंट है। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि अपने डेटा को कुछ प्लस माइनस कर दिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया, शिफ्ट कर दिया डेटा को, एक्सआई को एक्सआई प्लस लेमडा पे शिफ्ट कर दिया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो मीन चेंज होता है या नहीं होता? होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन पर भी मीन डिपेंडेंट होता है, मतलब चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन पर मीन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। ये बात एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के थ्रू पूछी जा सकती है कि मीन इन दोनों चीजों पे डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए यहां तक की बात। बेटा बी तो यही बोल रहा हूँ ना कि यदि कुछ ऐड किया तो वो डेटा में ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। जैसे लेमडा ऐड किया तो लेमडा ऐड हो गया, ये जनरल है। ए एक्स आई प्लस बी क्या कह रहा है, इन दोनों चीज को मिक्स कर दिया हमने, कि मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो दोनों में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है डन और नॉट डन? डन 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 डन। यार ये अल्फा कौन है यार, अल्फा कौन है बेटा? आई एम गोइंग टू रिमूव यू। कौन है भाई तू? ठीक है ठीक है बेटा, अगला पार्ट आता है मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन।
देखो, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज बेस्ड ऑन द ऑल द ऑब्जर्वेशंस टेकन, इट इज कैलकुलेटेड विद द रीजनेबल ईज, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग, इट इज बेस्ड ऑन ईच ऑब्जर्वेशन सो इट इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रिलेटिवली रिलायबल, रेजोनेंसी रिलायबल था, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ मीन इज पॉसिबल, मैथमेटिकल एनालिसिस मतलब मीन के साथ हम लोग आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, समेशन ऑफ द मीन, ये कुछ डेटा वगैरह के साथ खेल खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ई और एफ, ठीक है, और बी, मतलब ई और एफ जो पॉइंट है ये हमें याद रखने हैं, बाकी से याद रहे या नहीं रहे नोट कर लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट है डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज सेवरली इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक डेटा है 1 2 3 400, तो ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 है, तो मीन भी इनके आसपास आना चाहिए था, मतलब जो बेटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेटा तो वही होता ना यार। भाई मीन हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डेटा मतलब किस वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस केस में यदि हम मीन कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है, मीन इज 22, तो वो इस वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। इस कारण ये एक गड़बड़ है यहाँ पर। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्चुअल डेटा सिंस द मीन डज नॉट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब जनरली है ये, मतलब कई बार क्या होता है, मीन जो होता है वो एक्चुअल वैल्यू से कोइंसाइड भी कर सकता है, लेकिन 99.99% केसेस में मीन की वैल्यू एक्चुअल डेटा से कोइंसाइड नहीं करती है, मतलब मीन जो आता है वो एक्चुअल डेटा से लगभग डिफरेंट ही आता है। अब जैसे कोई बच्चा बोल देगा कि सर मैं सारे डेटा ही 1111 ले लूं तो इनका मीन कितना आएगा, 1 ही आएगा यार, ठीक है ना। तो ये कोइंसाइड भी कर गया। कई बार हो सकता है कि कोइंसाइड करे, कई बार कोइंसाइड ना करे, लेकिन मीन जनरली कोइंसाइड नहीं करता है डेटा के साथ, तो ये एक दिक्कत है। सी, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस ऑल द आइटम्स आर नोन। मीन को जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि सारे के सारे डेटा वैल्यू हमें नहीं पता हो। ये तीन इसके डिसएडवांटेज हैं। हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी बना दिए जाते हैं कि नहीं भाई ये डिसएडवांटेज है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि मीडियन जो होती है उसको हम कुछ डेटा अननोन भी होते हैं तो भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है कि कौन कौन सा डेटा अननोन होता है, ठीक है ना, इस बात को नोट कर लीजिए। डीमेरिट्स को नोट कीजिए। ठीक है, तो चलो बच्चों, जैसे कि एक चीज यहां पर मैं और नोट करवाना चाह रहा था आपको। यदि मेरे पास दो सैंपल हैं, एक एक ग्रुप है जिसके अंदर एनिमल लोग हैं और इनका मीन है x1 बार, दूसरा ग्रुप है N2, इसके लोग, इसका मीन है x2 बार, तो इनका कंबाइंड मीन क्या होता है बच्चों? कंबाइंड मीन क्या होगा, दोनों के डेटा को मिक्स कर दिया जाए तो कंबाइंड मीन क्या होगा, टोटल डेटा का सम हो जाएगा। N1 x1 बार तो पहले डेटा का सम हो जाएगा और N2 x2 बार दूसरे डेटा का सम हो जाएगा, अपॉन टोटल डेटा का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। बेटा यदि कुछ सैंपल्स को आप मिक्स करोगे, कुछ ग्रुप्स के डेटा को यदि आप मिक्स करोगे, तो पहले मान लिया पहले ग्रुप में N1 लोग थे, उनका मीन था x1 बार, तो उनका सम कितना हो जाएगा, N1 x1 बार। दूसरे ग्रुप का क्या हो जाएगा, N2 x2 बार, तो ये ओवरऑल सम आ गया कि नहीं आ गया इन दोनों का सम, अपॉन में N1 प्लस N2 कर देंगे। क्लियर है बात, ये नोट कर लेना बेटा, ये फॉर्मूला
ग्रुप्स को मिक्स करने पर कंबाइंड मीन निकालने के काम आता है। ग्रुप्स को मिक्स करने पर कंबाइंड मीन कैलकुलेट करने के ये काम आएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो। ये एग्जाम्पल सभी बच्चों के लिए, देखता हूं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट टाइमर। For how long? 2 minutes। Okay, 2 minutes and counting. आगे बेटा। मेन इनकम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन इज 400। Another group has mean income of 480. Mean income of all the persons in the two group is 430. तो combined mean income है 430। पहले ग्रुप में मान लेते हैं N1 लोग हैं और दूसरे ग्रुप में मान लेते हैं N2 लोग हैं। तो N1 इंटू 400 प्लस N2 इंटू 480 अपॉन N1 प्लस N2। यही बनेगा क्या फॉर्मूला? इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। 30 टाइम्स N1 इक्वल टू 50 टाइम्स N2। तो N1 अपॉन N2 का जो रेशियो होगा, नंबर ऑफ पर्संस इन द ग्रुप आर इन द रेशियो 5:3। तो 5:3 बोलेंगे बेटा, 3:5 नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस ऑर्डर में गिवन है ग्रुप्स उसी ऑर्डर में अपन आंसर भी देंगे। दो मिनट अब जाकर के पूरे हुए उस टाइम पे। डन हो गया? चमक गया सर? भाई लोगों चमक गया? रसगुल्लो, गोलू बेटा, गोलू को चमका कि नहीं चमका? कौन कौन मेरे गोलू बेटा है बताओ जरा। गोलू 1, गोलू 2, गोलू 3। दो गोलू तो बन चुके थे, तीसरा गोलू कौन है आज? Anyone who want to become my गोलू? अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ first n natural numbers if their weights are same as the numbers। बेटा देखो वेटेड मीन क्या होता है, उसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं वेटेड मीन का। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा का मीन होता है समेशन i इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई, उसी प्रकार से वेटेड मीन होता है डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई अपॉन आई इक्वल टू 1 to n वेट्स का सम। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है एक तरीके से वेट जो है ना फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, और डेटा जो है ना वो 1 से लेकर के n तक के नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, और इनके जो वेट्स हैं वो इन्हीं के बराबर है, वेट भी इतनी के बराबर है, डेटा भी यही है और इनके वेट भी इन्हीं के इक्वल हैं। तो मीन जो होगा वेटेड मीन दैट विल बी 1 into 1 प्लस
2 into 2, so on, n into n, upon 1 plus 2 plus 3 up to n. ऊपर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर का सम आ गया, वो होता है सीक्वेंस इन सीरीज से याद करो, परफेक्ट स्क्वायर्स का सम ये होता था, और नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। फाइनली आंसर कैलकुलेट कीजिए, क्या आपका आंसर 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3 आ रहा है क्या? चेक करके बताइए। फॉर्मूला क्लियर है ना? एफ आई की जगह वेट लेना है, और वेट की जो वैल्यू है वो डेटा के इक्वल है। चलो, क्लियर हो गया? कोई डाउट? मीन इज क्लियर टू एवरीबॉडी?